हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेनिक जे स्टडी। मेरा नाम है अनूप तिवारी और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को कॉलम एंड स्ट्रट्स के बारे में पढ़ा रहा था। प्रीवियस लेक्चर में हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था कॉलम एंड स्ट्रट्स, जिसमें मैंने आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट कॉलम एंड स्ट्रट्स के बारे में बताया था। मैंने बताया था कि एक ऐसा स्ट्रक्चरल मेंबर होता है जिसमें जो एक्सियल कंप्रेसिव लोड जो सहता है उसे ही हम स्ट्रट कहते हैं। अगर वो हॉरिजॉन्टल या इंक्लाइंड है तो हम उसे स्ट्रट्स की कैटेगरी में रखते हैं, अगर वो वर्टिकल है तो हम उसे कॉलम्स की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, एक बेसिक डिफरेंस बताया था। उसके बाद मैंने आप लोगों को स्लेंडरनेस रेशियो के बारे में, बकलिंग फैक्टर के बारे में, बकलिंग लोड के बारे में बताया था, क्रिपलिंग लोड के बारे में बताया था और क्रशिंग लोड के बारे में कॉन्सेप्ट मैंने बताया था। और उससे रिलेटेड मैंने फॉर्मूला आप लोगों को बताया था। और वहां पर जो शॉर्ट कॉलम्स, मीडियम कॉलम्स एंड लॉन्ग कॉलम्स का जो कॉन्सेप्ट है वो भी मैंने आप लोगों को समझाया था। वो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, डायरेक्टली आप लोग से पूछ लिया जाता है। ठीक है, नाउ आज का जो हमारा लेक्चर है चैप्टर नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट है ये, इसमें हम लोग जो दो टॉपिक्स पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे यूलर्स फार्मूला और इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ द कॉलम के बारे में। ठीक है, नाउ यूलर्स फार्मूला और इक्विवेलेंट लेंथ ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर कॉलम एंड स्ट्रट्स के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में तो 90% आपके चांसेस है कि वो इन दो टॉपिक से ही आएंगे। ठीक है, बट हम 10% को तो छोड़ नहीं सकते, इसलिए मैं आप लोगों को बाकी चीजें भी करा दूंगा ताकि आप लोगों की 100% चीजें वहां पे कवर हो जाए। ठीक है, लेकिन आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। कॉन्सेप्ट तो बहुत इजी है, कॉन्सेप्ट तो यहां कुछ लगेगा ही नहीं, डायरेक्ट रिलेशंस है, रिलेशंस को आप लोगों को याद रखना है। और अगर रिलेशन और फॉर्मूला, यहां पे जो मैं यूलर फॉर्मूला बताऊंगा यहां पे डायरेक्टली आप लोगों को यूलर फॉर्मूला अगर ध्यान रहेगा और अगर आप लोगों को इक्विवेलेंट लेंथ के जो कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा याद रहेगा तो आपसे चांसेस हैं कि कोई भी जो सवाल पूछा जाएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिगार्डिंग दी कॉलम एंड स्ट्रट्स तो वो आप जरूर बना लेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक यूलर्स फार्मूला से। चलिए देखिए, यूलर्स फार्मूला को समझाने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूं। देखिए ओके, चलिए इसमें देखते हैं। देखिए हमारे पास जो कॉलम्स होते हैं, कॉलम जनरली दो टाइप्स के लोड्स के सब्जेक्टेड होते हैं। ठीक है, दो टाइप्स के लोड होते हैं जिसमें हमारे जो कॉलम्स होते हैं वो सब्जेक्टेड हो सकते हैं। अगर हमारा शॉर्ट कॉलम है, ठीक है, अगर हमारा शॉर्ट कॉलम है तो वहां पे हम ये मान के चलते हैं कि वहां पे क्रशिंग लोड हमारा ज्यादा इफेक्टिव है। फॉर एग्जांपल फॉर शॉर्ट कॉलम, जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहां पे जो लोड लगता है वो सिग्निफिकेंट अमाउंट में क्रशिंग लोड के बराबर होता है, जिसकी वैल्यू होती है क्रशिंग स्ट्रेंथ इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, वही मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर मेरा कॉलम बहुत ही ज्यादा लॉन्ग है, अगर मेरे लॉन्ग कॉलम के लिए जो हमारा इफेक्टिव लोड होता है वो बकलिंग लोड के बराबर होता है। वो क्या होता है? बकलिंग लोड के बराबर होता है। ठीक है, वहां पे बकलिंग लोड की जो वैल्यू होती है कंपेयर टू दी क्रशिंग लोड वो ज्यादा हो जाती है। क्रशिंग स्ट्रेंथ के कंपैरिजन में जो बकलिंग स्ट्रेंथ है वो ज्यादा हो जाती है अगर हम लॉन्ग कॉलम्स की बात करते हैं तो इसी लॉन्ग कॉलम की बात करने के लिए जो हमारे पास जो बकलिंग जो लोड है उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ही यूलर्स फॉर्मूला कहलाता है। ठीक है, ध्यान से समझिए, हमारे पास अगर क्रशिंग लोड है, अगर मेरे पास क्रशिंग लोड है तो P की वैल्यू क्या आ जाती है? सिग्मा C इंटू ए। ठीक है, ये तो हमने डायरेक्ट स्ट्रेस के फॉर्मूले से निकाल लिया था, दैट फोर्स इज इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया। अब क्योंकि कॉलम में जो फोर्स लगता है हमारा वो कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है, कंप्रेसिव नेचर का होता है, इसलिए जो लोड की वैल्यू मैंने लिखी थी वो सिग्मा C इंटू एरिया लिख दी, जो कि बहुत ही ऑब्वियस है। लेकिन अगर मैं यहां पे आपसे बोलूं कि मैं बकलिंग लोड को कैलकुलेट करना चाहता हूं, इफ आई वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बकलिंग लोड, सो द वैल्यू ऑफ बकलिंग लोड कैन बी कैलकुलेटेड बाय द हेल्प ऑफ यूलर्स फार्मूला। ठीक है, तो जो हम बकलिंग लोड की वैल्यू निकालते हैं, बकलिंग लोड, ठीक है, बकलिंग लोड को जो हम कैलकुलेट करते हैं इन कॉलम्स, ठीक है, हम लोग किस में कर रहे हैं? हम लोग मेनली कॉलम्स में कर रहे हैं। ठीक है, कॉलम के लिए कर रहे हैं। तो इसके लिए यूलर्स एक वैज्ञानिक थे, ठीक है, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था जिसे हम P यूलर कहते हैं। ये बकलिंग लोड होता है, यही हमारा क्या होता है? बकलिंग लोड, और इसकी वैल्यू होती है पाई स्क्वायर EI अपॉन LE स्क्वायर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, इसे याद रखना है, इसे ऐसे याद रखना है कि सोते हुए भी आपसे कोई पूछे तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, यहां पे जो ये PE है, ठीक है, इसे हम कहते हैं यूलर्स लोड। ठीक है, यहां पे हम कहते हैं यूलर्स लोड, या फिर हम इसे कह सकते हैं बकलिंग
लोड। ठीक है, यही हमारा क्या कहलाता है, बकलिंग लोड कहलाता है। ठीक है, ई जो होता है हमारा, ये होता है हमारा यंग्स मॉड्यूलस। ई जो होता है हमारा यंग्स मॉड्यूलस होता है। आई जो होता है हमारा, आई होता है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, किसका क्रॉस सेक्शन, कॉलम का क्रॉस सेक्शन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दी कॉलम। ठीक है, कॉलम के मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कॉलम का जो क्रॉस सेक्शन है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। बट कहां से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो कहीं से भी हो सकता है। ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैलकुलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू द, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है हमारा, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम यहां पे रखेंगे फॉर्मूला में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर मैं यहां से आप लोगों से बात करूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं सर्कल की बात करूं, तो सर्कल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सेंट्रोइडल एक्सिस, ठीक है, वो क्या होता है, π/64 d टू द पावर 4। ठीक है, अगर मैं आप लोगों की रेक्टेंगल की बात करूं तो होता है BD क्यूब, यानी कि विड्थ इनटू हाइट का क्यूब अपॉन 12। ठीक है, BD क्यूब बाय 12 जिसे हम कहते हैं। अगर मैं ट्राइंगल की बात करूं तो ट्राइंगल में जो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखिए कॉलम आपका कैसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि एग्जाम में आपको जो कॉलम का क्रॉस सेक्शन दिया जाए वो सर्कुलर ही हो। ठीक है, आपको वो कंफ्यूज करने के लिए रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर दे सकता है, बट उससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं देगा। ठीक है, मैं उसकी वैल्यूज भी अभी यहां पे बेसिक्स लिखवा देता हूं जल्दी। ठीक है, और जो लास्ट में आपका ये जो LE है, ये जो आपका LE है, इसी को हम कहते हैं इक्विवेलेंट लेंथ। ठीक है, इक्विवेलेंट लेंथ। इक्विवेलेंट लेंथ के बारे में जो हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे, तो वहां पे हमने एक टॉपिक पढ़ा था बकलिंग फैक्टर। ठीक है, बकलिंग फैक्टर के बारे में हमने पढ़ा था, और हमने पढ़ा था कि बकलिंग फैक्टर रेशियो होता है इक्विवेलेंट लेंथ का और मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, हमने एक रिलेशन पढ़ा था, और मैंने आपको बताया था कि इक्विवेलेंट लेंथ के बारे में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, तो इसी लेक्चर में मैं आपको बता रहा हूं इक्विवेलेंट लेंथ के बारे में। ठीक है, अब चलिए यहां पे दो चीजें डिस्कस कर लेते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिया जाएगा और इक्विवेलेंट लेंथ आखिर होता क्या है। चलिए इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला हम ले रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। ठीक है, सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हम लोग लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू सेंट्रोइडल एक्सिस लेंगे। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू सेंट्रोइडल एक्सिस लेंगे। तो अगर मेरा पहला केस, अगर मेरा सर्कुलर है, ठीक है, अगर मेरा सर्कुलर है, ठीक है, अगर मेरा सर्कुलर है, यानी कि ये है मेरा सर्कुलर क्रॉस सेक्शन जिसका डायामीटर कितना है d, तो इस केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू होगी वो होगी π/64 d टू द पावर 4। ठीक है, याद रखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी सेंट्रोइडल एक्सिस के अलोंग लेना है। ठीक है, दूसरा हॉलो सर्कुलर कॉलम। ठीक है, अगर मैं हॉलो की बात कर रहा हूं, ठीक है, हॉलो सर्कुलर कॉलम की बात कर रहा हूं, ठीक है, हॉलो सर्कुलर कॉलम, तो यहां पे क्या होगा, एक सर्कुलर कॉलम होगा जिसका एक आउटर डायामीटर होगा और एक इनर डायामीटर होगा। तो मैं मान के चलता हूं अगर आउटर डाया आपका D0 है और इनर डाया आपका DI है, ठीक है, आउटर डायामीटर मतलब बाहर का डायामीटर और इनर डायामीटर मतलब अंदर का डायामीटर। ठीक है, आपका कुछ हॉलो टाइप का होगा, तो यह क्या होगा, आपका इनर डायामीटर DI और ये होगा आपका आउटर डायामीटर D0। ठीक है, यहां पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा बहुत इजी है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। द वैल्यू विल बी π/64 कैपिटल D0 टू द पावर 4 माइनस स्मॉल D0 DI टू द पावर 4। ठीक है, मतलब यहां पे सेम फॉर्मूला है, बस जो कैपिटल D0 टू द पावर 4 माइनस जो इंटरनल डायमीटर है उसका पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा देख लेते हैं, तीसरा भी देख लेते हैं हम लोग, तीसरा भी देख लेते हैं। चलिए, हमने पढ़ा सर्कुलर के बारे में, हमने हॉलो सर्कुलर के बारे में। अगर हमारा क्रॉस सेक्शन ट्रायंगुलर है, ठीक है, अगर हमारा क्रॉस सेक्शन ट्रायंगुलर है, आई नो बहुत सारे लोगों को ये वैल्यू पता होंगी, बट स्टिल सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, इसकी 2h/3 की हाइट में होता है, जहां पे सारे मीडियंस मीट करते हैं। ठीक है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी G होता है। तो
इस एक्सिस के अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ट्रायंगल का, वो होता है, देखिए अगर ये है बेस है b और अगर इसकी हाइट है टोटल h, तो ये होगा bh⁻36, ये होगा आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, ये हो गया आपका तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या होगा आपका? चौथा होगा आपका एक रेक्टेंगल। फोर्थ आपका क्या होगा? आपका होगा रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के लिए क्या है, देखिए रेक्टेंगल जो होता है ज्योमेट्रिकल सेंटर में होता है इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी आप कह सकते हैं कि इसका जो डायगोनल होता है, डायगोनल जहां पे मीट करता है वही इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी हम कह सकते हैं। ये G होता है अगर ये है H और ये है बेस, तो इसके अलोंग जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा bh⁻12। ठीक है, ये चार चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है। इन चारों चीजों के अलावा क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट विल बी द सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। या तो सर्कुलर दे देगा या तो हॉलो सर्कुलर दे देगा। नाउ इसको राइट डाउन करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे पास है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट लेंथ। चलिए इसको भी हम लोग लिख लेते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट लेंथ। ठीक है, चलिए ओके, चलिए मैं यहां पे लिख रहा हूं इक्विवेलेंट लेंथ। क्या होता है इक्विवेलेंट लेंथ? देखिए इक्विवेलेंट लेंथ जो होता है वो डिस्टेंस ऑफ द टू एडजेसेंट पॉइंट ऑफ द कॉन्ट्राफ्लेक्चर होता है। आई नो ये पहली बार सुनने में बहुत ही कंफ्यूजिंग लगेगा, स्पेशली फॉर इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स को होके, लेकिन इसका डेफिनेशन यही होता है। देखिए इक्विवेलेंट लेंथ को हम लोग LE से डिनोट करते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट लेंथ को हम लोग LE से डिनोट करते हैं, जो कि मैंने फॉर्मूला में आपको दिखाया था। इक्विवेलेंट लेंथ जो होता है, इट इज इक्विवेलेंट लेंथ, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन it is the distance between 2 points adjacent to, let me check it, नहीं, it is the distance between two adjacent point. Okay, इसको थोड़ा सा मैं करेक्ट कर लेता हूं। It is the distance between two adjacent point of the contraflexure of the column। देखिए इसको मैं अच्छे से आप लोगों को समझा देता हूं कि एक्चुअली में ये है क्या। देखिए पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, ये जो वर्ड लिखा है मैंने, देखिए इक्विवेलेंट लेंथ जो होता है वो डिस्टेंस होता है दो एडजेसेंट पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर ऑफ द कॉलम का। ठीक है, अब ये पॉइंट जो है ये कॉन्ट्राफ्लेक्चर ही क्या होता है? देखिए कॉन्ट्राफ्लेक्चर पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके अकॉर्डिंग, जिसके अबाउट जो कॉलम का एक्सिस है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर इज अ पॉइंट, देखिए इसको मैं यहां से भी लिख देता हूं, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। ठीक है, इसको अच्छे से लिखेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर इज अ पॉइंट by which the axis of the column is changed। ठीक है, देखिए आपको बस यहां पे इतना ध्यान रखना है कि जो हमारा इक्विवेलेंट लेंथ होता है वो दो एडजेसेंट पॉइंट जो होता है, दो एडजेसेंट पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर होता है, उनके बीच का डिफरेंस होता है। ठीक है, और यहां पे आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि यहां पे जो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर होता है वो ऐसा पॉइंट होता है जिसके अकॉर्डिंग जो कॉलम का, उस पॉइंट के अकॉर्डिंग जो कॉलम का जो एक्सिस होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, उस पॉइंट के अकॉर्डिंग जो कॉन्ट्राफ्लेक्चर होता है, उस पॉइंट के अकॉर्डिंग जो आपका कॉलम का जो एक्सिस है वो चेंज हो जाता है। अब यहां पे एग्जाम में आप लोगों को क्या ध्यान रखना है? एग्जाम में आप लोगों को बस एक तो ये डेफिनेशन ध्यान रखना है, और आपको जो न्यूमेरिकल पूछा जाता है तो आपको क्या होता है, इक्विवेलेंट लेंथ और एक्चुअल लेंथ में रिलेशन पूछी जाती है, जो कि बहुत ईजी है, जिसको मैं लिखवा देता हूं। ओके, देखिए यहां पे मैं एक टेबल बना रहा हूं, और उस टेबल के अलाउंग, ठीक है, उस टेबल के अलाउंग आपको क्या करना है, उस टेबल के अलाउंग इसमें मैं आपको रिलेशन बता दूंगा। ठीक है, चलिए देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पे लिख रहा हूं केसेस, 4 केसेस होते हैं। ठीक है, यहां 4 केसेस होते हैं। ये होता है कंडीशन,
आपको जब फॉर्मूला देखिए, जब मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा कि उसमें वो कैसे यूज होता है तो आपको ध्यान में आ जाएगा। और इक्विवेलेंट लेंथ एल का वैल्यू। ओके नाउ अगर मेरे पास एक कॉलम है, अगर मेरे पास एक कॉलम है जिसका लेंथ है एल, जिसका लेंथ है एल, मैंने आप लोगों को बताया था कि स्ट्रट्स या कॉलम जो होते हैं, स्ट्रट्स या कॉलम जो होते हैं वो दोनों साइड फिक्स्ड हो सकते हैं या हिंज्ड हो सकते हैं, या एक साइड फिक्स्ड और एक साइड हिंज्ड होते हैं या फ्री होते हैं, तो अलग अलग कंडीशन होता है। तो अलग अलग कंडीशन में क्या होगा, जो इक्विवेलेंट लेंथ, अगर मैं इसकी लेंथ को एल मान रहा हूं और कंडीशंस आपको क्वेश्चन में जब दी जाएगी तो इक्विवेलेंट लेंथ की वैल्यू को डायरेक्टली पुट करना रहता है यूलर्स फॉर्मूला में। ठीक है, वो कैसे होगा चलिए मैं बताता हूं। सबसे पहले मैं केस 1 लेता हूं। केस 1 के केस में यहां पे मैंने एक टेबल ड्रॉ किया है, चलिए उस टेबल से मैं आप लोगों को बताता हूं। ठीक है, पहला केस में मैं लिख रहा हूं बोथ एंड्स हिंज्ड, बोथ एंड हिंज्ड और पिन जॉइंट और राउंडेड और फ्री। ठीक है, अगर आपको सवाल में ये बोलता है, अगर आपको क्वेश्चन में बोलता है कि आपके दोनों पॉइंट हिंज्ड है या दोनों पॉइंट पिन्ड पॉइंट है, अगर आपके कॉलम के या स्ट्रट्स के, तो वहां पर जो इक्विवेलेंट लेंथ की जो वैल्यू होती है, इक्विवेलेंट लेंथ की जो वैल्यू होती है एल ई, वो बराबर हो जाती है एल के। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए इसको मैं ये नोट कर लीजिए, ये आप नोट कर लें, पहला केस। ठीक है, चलिए दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस आपको क्या बोल रहा है, दूसरा केस में आपको ये लिखा है वन एंड फिक्स्ड एंड अदर एंड फ्री। अगर आपका एक एंड फिक्स्ड है, फिक्स और पिन जॉइंट में फर्क होता है। ठीक है, फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है, ये आपका फिक्स्ड पॉइंट है, ये देखिए ये फिक्स्ड है, और ये दूसरा क्या फ्री है, मतलब यहां पे किसी भी तरह का जॉइंट नहीं है। तो अगर वैसा कंडीशन होगा तो इक्विवेलेंट लेंथ की वैल्यू हो जाएगी 2 into L। आपको क्वेश्चन में जितना भी लेंथ की वैल्यू दी जाएगी उसको आपको इक्विवेलेंट लेंथ में क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये रहा सेकंड कंडीशन। ऐसे 2 और कंडीशन है, वो भी मैं लिखवा देता हूं। थर्ड कंडीशन है आपका वन एंड फिक्स्ड एंड अदर एंड पिन। वन एंड मतलब एक एंड आपका फिक्स्ड है, एक एंड आपका फिक्स्ड है, एंड अदर, ठीक है, अदर एंड पिन, या फिर मैं लिख सकता हूं हिंज्ड। ठीक है, HIND हिंज्ड। ठीक है, अगर आपका एक एंड फिक्स्ड है और दूसरा एंड आपका हिंज्ड है तो वहां पर जो इक्विवेलेंट लेंथ की वैल्यू होती है वो होती है L/√2। ये क्या होती है, L/√2। ये जो मैं टेबल बना रहा हूं, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, अगर आपको ये टेबल याद हो जाएगा, अगर आपको ये टेबल याद हो जाएगा तो 99% चांसेस है कि क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे और आपसे वो सवाल बन जाएगा। ठीक है, और चौथा जो कि लास्ट है कि बोथ द एंड्स, ठीक है, हो गया इसका काम, बोथ द एंड फिक्स्ड। अगर कॉलम के दोनों एंड फिक्स्ड है तो वहां पे जो इक्विवेलेंट लेंथ की जो वैल्यू होती है वो L/2 के बराबर हो जाती है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया हमारे पास जो यूलर्स फॉर्मूला है, हमारे पास जो यूलर्स फॉर्मूला है π²EI/L²। ठीक है, ये जो यूलर फॉर्मूला है ये क्या है, ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे बकलिंग लोड की वैल्यू हम निकालते हैं। जनरली बकलिंग लोड कब ज्यादा इफेक्टिव होता है, जब आपका कॉलम क्या होता है, लॉन्ग कॉलम्स होता है। ठीक है, मैंने उसके लिए ये भी बताया था कि लॉन्ग कॉलम्स के लिए जो हमारा लेंथ होता है वो 32 टाइम्स डायामीटर से ज्यादा होता है, यानी कि L इज ग्रेटर देन 32D, और उसका जो स्लेंडरनेस रेशियो होता है वो 120 से ग्रेटर होता है। देखिए ये सब पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे तो ही एग्जाम में आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं द स्लेंडरनेस रेशियो फॉर द लॉन्ग कॉलम्स इज ग्रेटर देन, और 4 ऑप्शन दे देगा 100, 110, 120, 140, तो आंसर इज 120। यू हैव टू रिमेंबर इट। ओके, नाउ यहां पे इक्विवेलेंट लेंथ का मैंने बताया, इक्विवेलेंट लेंथ is the distance between two adjacent point of contraflexure of the column, और जो contraflexure point वो पॉइंट होता है जिसके अबाउट जो कॉलम का एक्सिस है वो चेंज होता है। ठीक है, आपको बस इतना ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, चलिए ये टेबल बना लीजिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। ओके, अब यहां पर मैं आप लोगों को यूलर्स थ्योरी को पढ़ाऊंगा, जो कि उन्होंने इस फॉर्मूला को रखने के लिए कुछ थ्योरी एज्यूम्स किया था। ठीक है, एजम्पशंस ऑफ यूलर्स थ्योरी यहां पे मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, तो चलिए इसे हम लोग डिस्कस करते हैं। Genic Prime is the new features by Genic Education, where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested, then visit website and join quickly. For any query, call on 9837933283. चलिए इसमें हम लोग जो यूलर्स थ्योरी था या यूलर्स एजम्पशंस था जो इस फॉर्मूले के पीछे, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यूलर्स ने जो फॉर्मूला दिया पाई स्क्वायर EI अपॉन LE स्क्वायर, ठीक है, इसके लिए उन्होंने कुछ एजम्पशंस एज्यूम किए थे, एजम्पशंस माने थे, उन्हीं एजम्पशंस को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। और ये एजम्पशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों को ये एजम्पशन इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला एजम्पशन जो यूलर ने कंसीडर किया था, ठीक है, बकलिंग लोड को कैलकुलेट करने के लिए, वो ये था कि द मटेरियल ऑफ द कॉलम, ठीक है, जो कॉलम का मटेरियल होगा इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक। ठीक है, होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक। होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक का क्या मतलब होता है? देखिए, होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक का मतलब ये होता है कि अगर मैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पर बात करूं, तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो कॉलम जिस भी मटेरियल से बना होगा, उस मटेरियल की प्रॉपर्टी तीनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बराबर रहेगी, कहीं भी चेंज नहीं हो रही होगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है। ठीक है, मैंने आप लोगों को ये भी बताया था चैप्टर नंबर 1 में, जहां पे हमने बेसिक स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बारे में जब हमने पढ़ा था, कि द नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट्स के बारे में, द नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट फॉर होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक मटेरियल्स आर 2, ये भी मैंने बताया था, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो पहला जो एजम्पशन था, ठीक है, वो ये था कि जो मटेरियल होना चाहिए वो होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक होना चाहिए। दूसरा क्या था? दूसरा उनका ये था कि द लोड इज कंप्रेसिव and the line of action of load passes through the center of gravity, center of gravity of the column। ठीक है, मतलब यहां पर आपका जो भी लोड पड़ रहा है, देखिए कंप्रेसिव नेचर का लोड था हमारा, कंप्रेसिव नेचर का जो लोड था उसका जो लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए वो उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होना चाहिए, मतलब देयर शुड बी नो एसेंट्रिसिटी। ठीक है, यहां पे आप लिख सकते हैं नोट में, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एजम्पशंस ऑफ द यूलर्स थ्योरी, ठीक है, देयर मस्ट बी नो एसेंट्रिसिटी, ठीक है। एसेंट्रिसिटी का मतलब ये होता है कि अगर लाइन ऑफ एक्शन से थोड़ी दूरी पर लोड लगे, ठीक है, थोड़ी दूरी पर लोड लगे, फॉर एग्जांपल अगर आपका यहाँ पे आपका कॉलम है, ठीक है, ये आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का एक्सिस है, ठीक है, तो आपका लोड इसी लाइन में पड़ना चाहिए, इससे थोड़ी दूरी पे अगर ये जो लोड पड़ेगा तो ये जो दूरी होती है उसी दूरी को हम एसेंट्रिसिटी कहते हैं। तो यहाँ पर जो लोड लग रहा है, यहाँ पे किसी भी तरह का एसेंट्रिसिटी नहीं होना चाहिए। ठीक है, नाउ यहां पे जो तीसरा जो हमारा एजम्पशन था वो ये था, द कॉलम इज इनिशियली स्ट्रेट। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, ये यहां पे ये एज्यूम कर रहे हैं कि जब हमारा लोड नहीं लग रहा था तो वहां पे कॉलम जो था वो स्ट्रेट कंडीशन पर था। ठीक है, स्ट्रेट कंडीशन पे था, मतलब वहां पे किसी भी तरह का डेंट या डिफॉर्मेशन नहीं था। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, ये हमारे 3 एजम्पशन हुए, और भी हम लोग चेक कर लेते हैं एजम्पशंस को। आई होप आप लोग ने ये टेबल बना लिया होगा, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे इक्विवेलेंट लेंथ के लिए। अभी हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उसमें आप लोगों को ये आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है,
ठीक है, तो तीसरा हमारा था द कॉलम इज इनिशियली स्ट्रेट, और यहां पे जो चौथा ऑप्शन था, चौथा एजम्पशन था वो था द कॉलम इज ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर डायमेंशन। इसका क्या मतलब हुआ फ्रेंड्स, देखिए यूनिफॉर्म लीनियर डायमेंशन का मतलब अगर मैं एक डायरेक्शन पे बात करूं तो उसका जो डायमेंशन होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए थ्रू आउट अ सिंगल डायरेक्शन। ठीक है, मतलब अगर मैं लेंथ की बात करूं, अगर मैं हाइट की बात करूं कॉलम के, ठीक है, कॉलम की लेंथ या हाइट की बात करूं तो वो पूरे यूनिलैटरली डायरेक्शन पे वो एल होना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके, उसके बाद जो यहां पर फिफ्थ पॉइंट था, ठीक है, फिफ्थ एजम्पशन था, उन्होंने ये माना था कि जो लोड होगा वो इलास्टिक लिमिट को क्रॉस नहीं करेगा। द लोड मस्ट नॉट एक्सीड द इलास्टिक लिमिट। ठीक है, मतलब आपका लोड जो हमने जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ा था उसमें लोड की वैल्यू इलास्टिक लिमिट को जब क्रॉस करती है तो वो प्लास्टिक रेंज में आ जाता है। ठीक है, तो यहां पर जो लोड की वैल्यू होगी वो कभी भी इसके इलास्टिक लिमिट को क्रॉस नहीं करेगी। और आपने फॉर्मूला में ई वाला टर्म भी देखा था, पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर, ई मतलब होता है यंग्स मॉड्यूलस। ठीक है, तो वहां से भी आप इस पॉइंट को ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, सिक्स्थ पॉइंट, ठीक है, सिक्स्थ पॉइंट जहां जो हमारा पिन जॉइंट था, हमारा पिन जॉइंट एंड हिंज्ड जॉइंट्स आर फ्रिक्शनलेस। ठीक है, फ्रिक्शनलेस यानी कि यहां पे जो भी पिन जॉइंट और हिंज्ड जॉइंट था हमारा वो फ्रिक्शनलेस था, मतलब किसी भी जॉइंट में किसी भी तरह का फ्रिक्शन एक्ट नहीं कर रहा था। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर आप लोग सोचेंगे इस बारे में तो बहुत सारे फ्लॉज हैं, यहाँ पे बहुत सारे फ्लॉज हैं। ठीक है, चलिए लास्ट पॉइंट जो यहाँ पे था, लास्ट पॉइंट जो इसके एजम्पशन में ये माना गया था कि सेल्फ वेट ऑफ द कॉलम विल नॉट बी कंसिडर्ड। सेल्फ वेट ऑफ द कॉलम इज नेग्लेक्टेड। ठीक है, यहां पर मैं जो सेल्फ वेट यानी कि कॉलम का जो वेट होता है यहां पर कंसीडर नहीं किया गया था। ठीक है, तो ये हमारे कुछ बेसिक एजम्पशंस थे जो कि यूलर थ्योरी में रखे गए थे, जिसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला हमने बनाया था पाई स्क्वायर ई अपॉन एल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका डेरिवेशन के लिए नहीं पूछा जाएगा, डायरेक्ट आपको इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पूछ लिए जाएंगे। और ये जो 7 एजम्पशंस है ये आप लोगों को ध्यान रखना है। पहला एजम्पशन, द मटेरियल मस्ट बी होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक। दूसरा एजम्पशन, जो कंप्रेसिव लोड लग रहा है उसका लाइन ऑफ एक्शन हमेशा कहां से पास होना चाहिए, एक्सिस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो एक्सिस है वहां से पास होना चाहिए। तीसरा, कॉलम इज इनिशियली स्ट्रेट। कॉलम इनिशियली स्ट्रेट होगा, मतलब लोड लगने के पहले, लोड लगने के बाद उसमें डिफॉर्मेशन आ सकता है, उसी चीज को हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, कॉलम इज यूनिफॉर्म फॉर द कॉलम इज ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर डायमेंशन। ठीक है, उसका जो लीनियर डायमेंशन है वो यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, पांचवा पॉइंट, द लोड मस्ट नॉट एक्सीड द इलास्टिक लिमिट। ठीक है, इलास्टिक लिमिट से ज्यादा लोड नहीं होगा। पिन जॉइंट और हिंज जॉइंट आपके फ्रिक्शनलेस होंगे और सेल्फ वेट कॉलम का कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपके एजम्पशन थे। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पे आप लोगों को मैक्सिमम जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहां पे हम एक न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है, इस न्यूमेरिकल को जैसे हम सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को ये फॉर्मूला यूज करना समझ में आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, एक बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करते हैं। चलिए, ओके फ्रेंड्स, तो यहां पे हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ठीक है, यूलर्स फॉर्मूला का यूज करेंगे हम यहाँ पे। कैसे फॉर्मूला को मैं पुट कर रहा हूं, कैसे उसकी वैल्यू को निकालेंगे, एक बार समझ लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन लिखा है कि हॉलो स्टील ट्यूब ऑफ 25 mm एक्सटर्नल डायमीटर। देखिए, आपका हॉलो यानी कि सर्कुलर ट्यूब आपको दे दिया गया है। ठीक है, यहां पे एक चीज समझ में आ रही है कि क्रॉस सेक्शन जो है आपका सर्कुलर है। ठीक है, हॉलो स्टील ट्यूब 25 mm एक्सटर्नल डायमीटर एंड 20 mm इंटरनल डायमीटर। तो चलिए, जो भी दिया है उसको लिख लेते हैं। गिवन आपको एक्सटर्नल डायमीटर डी नॉट दे दिया गया है, डी नॉट आपको दिया गया है 25 mm। इसको मैं कन्वर्ट कर लूंगा तो ये हो जाएगा 0.025 मीटर। उसी तरह से आपको इंटरनल डायमीटर 20 mm भी दे दिया गया। चलिए, इंटरनल डायमीटर की भी वैल्यू मैं लिख लेता हूं 20 mm, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0.02 मीटर। ठीक है, एंड 3 मीटर लॉन्ग। देखिए, आपको लेंथ दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे यहां पे जो आपको लेंथ, जो लॉन्ग बोला है 3 मीटर लॉन्ग, तो ये ओरिजिनल लेंथ, ये लेंथ की वैल्यू आपको दी गई है 3 मीटर। ठीक है, नाउ
is used as a column for both and hinged। देखिए ध्यान से देखिए यहां पे क्या लिखा है, both and hinged। अब यहां पर वो आपका टेबल याद आएगा, ठीक है, टेबल में मैंने आपको कंडीशन लिखवाया था, ठीक है, उसको ध्यान रखेंगे। डिटरमाइन द यूलर्स लोड, ठीक है, यूलर्स लोड को हम क्रिपलिंग लोड भी लिख सकते हैं। आपको क्वेश्चन में अगर क्रिपलिंग लोड भी लिखेगा तो कंफ्यूज नहीं होंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, बकलिंग लोड, क्रिपलिंग लोड, ठीक है। तो आपको यहां पे पूछा है डिटरमाइन द यूलर्स लोड इफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज 200 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। ई की वैल्यू आपको दे दी गई है, E इज इक्वल टू 200 न्यूटन पर mm स्क्वायर, सॉरी किलो न्यूटन। इसको जब आप चेंज करेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में तो ये आपका हो जाएगा 200 इंटू 10 टू द पावर 3 बाय 10 टू द पावर -6। तो ये हो जाएगा 200 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर हम लिख सकते हैं 200 गीगा पास्कल, ठीक है। तो यहां से एक और चीज आप लोगों को सीखने को मिल गई है कि 1 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर ये आपका 1 गीगा पास्कल होता है। आप चाहे तो इसको नोट कर लीजिए, 1 किलो न्यूटन प्रति mm स्क्वायर, ठीक है। ये जो आपका देखिए ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल होता है, लेकिन यहां पे अगर किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर देते तो वो गीगा पास्कल के बराबर हो जाता है। जिस तरह से न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन पर mm स्क्वायर जिस तरह से आपका मेगा पास्कल होता है, उसी तरह से किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर आपका गीगा पास्कल होता है। तो अगर यहां पे लिखा है 200 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर तो ये आपका हो गया 200 गीगा पास्कल, जो कि डायरेक्टली आप लिख सकते हैं 10 टू द पावर 9। ओके, अभी यहां आपसे क्या पूछा है, यूलर्स लोड यानी कि पीई की वैल्यू आपसे पूछा है, ठीक है। तो पीई की वैल्यू क्या होती है, पाई स्क्वायर EI अपॉन LE स्क्वायर, यही होता है, ठीक है। पाई की वैल्यू हमें पता है, इसको हम लोग को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ई की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे दिया गया है, जो कि हमने कैलकुलेट कर लिया है। आई यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब यहां पे देखिए, यहां पे हॉलो है, तो हॉलो के लिए मैंने आप लोगों को लिखवाया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, पाई बाय 64 डी नॉट टू द पावर 4 माइनस डी आई टू द पावर 4। तो ये क्या हो जाएगा, पाई बाय 64, ये हो जाएगा आपका 0.025 टू द पावर 4 माइनस 0.02 टू द पावर 4, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये लगभग आएगा 1.132 इंटू 10 टू द पावर -8 मीटर टू द पावर 4। क्यों, क्योंकि यहां पे मैंने सभी को SI यूनिट में रखा है, ठीक है, ये आपने कैलकुलेट कर लिया। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको जो इक्विवेलेंट लेंथ है LE, ठीक है, LE की वैल्यू यहां पे क्या होगी, LE की वैल्यू देखिए आपको क्या दिया है, बोथ एंड हिंज्ड दिया है, यानी कि दोनों एंड आपका जो कॉलम का है दोनों एंड हिंज्ड है। तो टेबल में जब आप लोग प्रीफर करेंगे तो वहां पे आप लोगों को समझ में आएगा कि जब दोनों एंड हिंज्ड या पिन होता है तो इक्विवेलेंट लेंथ ओरिजिनल लेंथ के ही बराबर हो जाती है। तो LE इज इक्वल टू 3 मीटर ही होगा, ठीक है। अगर मैं यहां पर करता कि वन एंड फिक्स्ड एंड अदर एंड फ्री, तो यहां पे L क्या हो जाता, 6 मीटर हो जाता, इक्विवेलेंट लेंथ आपका 6 मीटर हो जाता। लेकिन यहां पे दोनों एंड हिंज्ड दिया है, इसलिए आपका जो इक्विवेलेंट लेंथ है वो 3 मीटर ही रहेगा। अब मैं क्या करूंगा, इन सारी वैल्यू को यहां पे पुट कर देता हूं। तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर 200 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 1.132 इंटू 10 टू द पावर -8 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा यानी यूलर्स लोड का हो जाएगा 2480 न्यूटन, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितने इजी हो जाते हैं। बस आप लोगों को ध्यान रखना है, आप लोगों को बस ये ध्यान रखना है कि जो क्रॉस सेक्शन है आपका क्या है, क्रॉस सेक्शन आपका सर्कुलर है, हॉलो है, ट्रायंगुलर है, रेक्टेंगुलर है, ये क्या है वो आपको ध्यान रखना है। और आपको ये जो एंड कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है, एंड कंडीशन इक्विवेलेंट लेंथ के लिए, उसको ध्यान रखना है। और उसके बाद आप ये न्यूमेरिकल्स को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के चैप्टर में हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट में इसको फिर से कंटिन्यू करेंगे एक नए टॉपिक के साथ इसी चैप्टर का, उसके बाद इस टॉपिक को खत्म भी कर देंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा कल के लेक्चर में खत्म हो जाएगा, ओके। और उसके बाद हम लोग शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को भी पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ देखिए, मैं आप लोगों से बोल बोल के थक गया हूं कि जो आप लोगों का रिस्पांस जैसा मुझको चाहिए वैसा मिल नहीं रहा है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लेक्चर्स बीच में 1-2 दिन अपलोड नहीं हो पाए थे, ठीक है, बट वो ड्यू टू सम टेक्निकल इशू होते हैं जो अपलोड नहीं हो पाते। लेक्चर्स कंटिन्यूअसली डेली बेसिस पे जा रहे हैं और हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, फ्री में आप लोगों को ये सारे कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। और आप देखिए, मैंने जो भी चीज आप लोगों को पढ़ाया है उसके बाद मुझे नहीं लगता कि
इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो गया और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी जब सिलेबस खत्म हो जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि इससे रिलेटेड आपको सवाल नहीं बनेंगे, सवाल जरूर बनेंगे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, जिस तरह से आप लोगों को मोटिवेशन की जरूरत होती है, एज अ फैकल्टी हमें भी मोटिवेशन की जरूरत होती है, और हमारा मोटिवेशन आपका रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखा करिए कि आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है। लाइव सेशंस जो मैं हर दिन ले रहा हूं डेली बेसिस पे, उस पे आप लोग आया करिए और रिस्पॉन्स दिया करिए। योर रिस्पॉन्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। ठीक है, अगर आप रिस्पॉन्स नहीं देखेंगे, वही इक्का दुक्का लोग अगर मेरे वीडियोस को देखेंगे तो फिर हम ये वीडियोस नहीं बनाएंगे। ठीक है, देखिए आप लोग अगर शेयर नहीं करेंगे, देखिए कॉम्पिटिटिव नेचर अच्छी बात है, कॉम्पिटिशन नेचर रखना अच्छी बात है, बट हम अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसको शेयर करना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। उसको शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो इसको करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 3 को खत्म भी कर देंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा ये लेक्चर अच्छा लग रहा है तो इसे जरूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और ढेर सारे लोगों को बताइए ताकि वो भी इसका फायदा ले सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करते हैं और इस चैप्टर को हम फिनिश कर देंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जेनिक जे स्टडी यूट्यूब चैनल।